जय हिंद साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का कॉम्पिटिटिव जंक्शन में। फंडामेंटल राइट्स की जो हमारी सीरीज चल रही है एमपीपीएससी 2020 को लेकर, आज का उसका टॉपिक है मेन से रिलेटेड मूल अधिकारों की क्या विशेषताएं हैं, मूल अधिकारों को हमारे संविधान में रखने का उद्देश्य क्या है। ठीक है, ये हम लोगों को ध्यान रखना है, ये हम लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। वीडियो बन गया था लेकिन समस्या बर्तन की नीचे आ गई तो फिर से रिपीट करना पड़ा मुझे, लेकिन ठीक है, मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं। आप लोग इसको शेयर करते रहिए दोस्तों, आप लोगों से मेरा निवेदन है। ठीक है, तो विशेषता इसकी क्या है, उद्देश्य क्या है, ये हम लोगों को देखना है, ये हम लोगों को समझना है। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि 1931 का जो कराची अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, सरदार पटेल साहब ने की थी। तो वहां पर भी उन्होंने मूल अधिकार की मांग की थी, जिसमें प्रेस एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वयस्क मताधिकार की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों को अलग से अपनी विशेषता देकर रखी थी। तो कुछ वहां पर जो विशेषताएं थी या अपनी जो क्या बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स की मांग की थी घोषणा पत्र में उन्होंने, वो सब हमारे संविधान के उद्देश्य जो हम लोगों के झलकते हैं यहां पर जो पुराने मांग की गई थी, पूरा हम लोगों ने देखा था कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, जो कि व्यक्ति के चहुमुखी विकास या फिर बहुमुखी विकास या फिर सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है, भौतिक, नैतिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक के लिए आवश्यक है, उसके बिना विकास संभव नहीं हो पाता। ये विकास तो मोदी जी ला रहे हैं ना विकास तो मोदी गुम हो गया विकास, ठीक है, लेकिन अपन सुनते भी बीमारी के चक्कर में बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। सुनो, विशेषता हम लोगों को पढ़ना है, जनरल इंट्रोडक्शन हम लोग दे देंगे कि मूल अधिकार क्यों शामिल किए गए, हम लोगों ने बता दिया। इंट्रोडक्शन देने का तरीका मैंने आप लोगों को पिछले वीडियोस में काफी बताया है, तो समझो। पहली विशेषता देखते हैं, इधर उधर की फालतू बात ना करते हुए हम विशेषता पे आते हैं डायरेक्टली। पहली विशेषता है कि मूल अधिकार हमारे क्या है, सीमित है, असीमित नहीं है। मतलब उनको सीमित दिए हम लोग, ऐसा नहीं कि पूरे हमने राइट्स दिए, जैसे नाग नागिन के जोड़े कहां जाते हैं, आलामंडल जाते हैं कि नहीं जाते हैं। तो सीमित अधिकार है, असीमित अधिकार नहीं है। राज्य उनका प्रयोग या उपयोग पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। जैसे कि आप लोगों को भी कुछ राइट्स मिलते हैं घर पे, तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप राइट्स रात को 10-11 बजे तक लड़के आते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनको लगाने का अधिकार होता है। ठीक है, तो जैसे हम लोगों को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है 1901 में, घूमने की स्वतंत्रता देकर रखी है, नेट की स्वतंत्रता है ना, उसी के तहत हम लोगों को मौन रहने की स्वतंत्रता भी है, प्रेस की स्वतंत्रता भी है। तो इन पे सब पे क्या युक्ति युक्त निर्बंधन है। ऐसा नहीं कि आपको बोलने की स्वतंत्रता देकर रखी तो आप कैरी मिनाटी जैसे कुछ भी बोल दोगे, है ना। तो कितना फेमस हो गया बंदा, टिकटॉक वर्सेस वो बहुत चला था, फिर शक्तिमान साहब उसके इसमें खड़े हो गए। शक्तिमान साहब ने कहा कि भैया मैं कैरी मिनाटी के सपोर्ट में हूं। तो आप लोग सोच रहे होंगे सर ने भी गजब का एग्जाम्पल दिया, आप लोगों ने कैरी मिनाटी का बहुत इतना फेमस हो गया, क्या करो। लल्लन टॉप भी उतर आए कि भैया क्या मैटर हुआ, बहुत सारे लोग उतर आए, न्यूज में चलने लग गया फिर कि क्या है मैटर। एक ही दिन में उसके इतने मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, ये तो आना ही हो, तो एग्जांपल देना ही है उसका। कुछ आर्टिकल सिर्फ नागरिकों के लिए। देखिए, हमारे देश के जो संविधान निर्माता थे उन लोगों ने क्या करा है कि भैया जो फंडामेंटल राइट्स हमारे दिए हैं उनमें से कुछ को तो हम लोगों ने नागरिकों को देकर रखे और कुछ जो है विदेशियों को भी प्राप्त है। हमको तो सभी प्राप्त है क्योंकि हम भारतीय नागरिक है ना। अब ध्यान रखना कि व्यक्ति की कितनी कैटेगरी होती है। देखो दोस्तों, व्यक्ति की 4 कैटेगरी होती है, मोटा मोटा देखें तो अपन ज्यादा नहीं। देखो, एक तो नागरिक हो जाएगा, एक फॉरेनर्स हो जाएंगे, विदेशी हो जाएंगे, तीसरा हम लोग देखें शरणार्थी हो जाएंगे, रिफ्यूजी हो जाएंगे, और चौथा राज्यविहीन नागरिक हो जाएगा, या है ना स्टेटलेस नागरिक भी बोलेंगे उसको, जो पर्सन है, सिटीजन बोलेंगे, नागरिक के लिए सिटीजन होता है। तो कुछ आर्टिकल सिर्फ नागरिकों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं है। तो ये 15, 16, 19, 29, 30 ये सब क्या है, नागरिकों के लिए प्राप्त है, विदेशियों को नहीं दे रखे। और कुछ क्या है, सभी लोगों के लिए, और कुछ जो है विदेशी और नागरिक दोनों को प्राप्त है। तो ये हम लोगों को भी ध्यान रखना है कि हम लोगों ने कैटेगरी क्यों हम लोगों ने ऐसा किया कि कुछ विदेशियों को दिए। अरे भैया, अगर मान लो कोई विदेशी यहाँ पर आ जाता है और उसके अधिकार छीन लिए जाते हैं, हमारे यहाँ पर उसको कोई रिस्पेक्ट सम्मान नहीं मिल रहा है, तो वो हमारे देश की छवि खराब होगी कि नहीं। तो कुछ हम लोगों ने विदेशियों को भी देख के रखे हैं, शॉर्टकट में समझा रहा हूँ चीजों को। तीसरा देखना, फंडामेंटल राइट्स क्या है, वाद योग्य है, जस्टिएबल है, न्यायालय में प्रवर्तनीय है ना, अप्रवर्तनीय नहीं है। 3-4 तरीके के शब्द ले लेकर घुमाते हैं आपको, तो प्रवर्तनीय है, वाद योग्य है, और न्यायालय में अप्रवर्तनीय नहीं है, जस्टिएबल है। तो कैसे कैसे वाद योग्य है, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स छीन लिए जाते हैं, जैसे आपको बोलने की स्वतंत्रता या संघ और संगम बनाने की स्वतंत्रता, या आपको धर्म की स्वतंत्रता देकर रखी, समानता का अधिकार देकर रखा हुआ, अगर ये छीने जाते हैं किसी भी तरीके से, राज्य ही इनको छीनेगा क्योंकि ये राज्य के विरुद्ध दे रखे हम लोगों को, और संविधान द्वारा इसको गारंटी, सर्वोच्च न्यायालय इसकी गारंटी की व्याख्या करता है। तो इस तरीके से यदि आपके उल्लंघन किया जाता है फंडामेंटल राइट्स का, तो आप आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत यहां सुप्रीम कोर्ट, यहां हाई कोर्ट जा सकते हो। जरूरी नहीं कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाओ, लेकिन आपके संविधान ने ऐसी व्यवस्था की है कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के तहत, आर्टिकल 32 के तहत। तो ये वाद योग्य है, जस्टिसिएबल है, ये प्रीलिम्स में भी काम आएगा। इसको प्रीलिम्स वाले फैक्ट में एक लिख लेना, मैं भूल गया था उस टाइम पे बताना शायद आप लोगों को। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनको क्या गारंटी व सुरक्षा प्रदान की गई है, ये हम लोगों को ध्यान रखना है।
सरकार की निरंकुशता पर अंकुश लगाते हैं। जैसे कि बहुमत वाली सरकार आ जाती है, अगर मान लो बहुमत वाली सरकार आ गई तो सरकार निरंकुश हो जाती है। जैसे बहुमत की सरकार नेहरू साहब के टाइम पे थी, इंदिरा गांधी के टाइम पे थी, और अभी फिलहाल में हमारे दोस्तों मित्रों निरंकुश हो जाती है सरकार। तो आपने देखा था कि हम लोगों ने जब स्टेप बाय स्टेप गोलकनाथ का मामला देखा, मिनर्वा मिल्स का मामला देखा, केशवानंद भारती मामला देखा, वामन राव, तो किस तरीके से सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में टकराव हुआ था। तो सरकार की निरंकुशता पर अंकुश लगाने का काम करते हैं कौन? फंडामेंटल राइट्स। और फंडामेंटल राइट्स यदि छीने गए तो आप कहां जाते हो? सुप्रीम कोर्ट जाते हो, और सुप्रीम कोर्ट फिर निर्णय करता है। इसी तरीके से आर्टिकल 13, आर्टिकल 30 बेसिक स्ट्रक्चर आपने देखा है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये वाला पॉइंट जरा सा पॉइंट है, लेकिन उसको समझने के लिए हम लोगों ने इतनी लंबी कहानी करी है। तो देखना ये स्थायी नहीं है। नेक्स्ट देखो, ये स्थायी मतलब परमानेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि इनको क्या कर सकते हैं हम लोग, दे दिए तो दे दिए, इनको हटा नहीं सकते हैं। कैसे? देखो ये स्थायी नहीं है, संसद कटौती या कमी कर सकती है। कोई भी कानून नियम, ये संविधान संशोधन कहां पर होते हैं? पार्लियामेंट में होते हैं, संसद में होते हैं, ना कि राज्य विधानमंडल में। तो संसद इनमें कटौती करेगी, ना कि राज्य विधानमंडल। ठीक है, संसद इनमें कटौती या कमी कर सकती है सिर्फ और सिर्फ मूल ढांचे को छोड़ करके, मूल ढांचे में परिवर्तन किए बिना, बेसिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन किए बिना। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? इतना अच्छा वीडियो डाला 40 मिनट का, लिस्ट दी, नोट्स प्रोवाइड करवाए, जरूर देखिए ताकि वहां समझ में आए। यहां पर मूल ढांचे को समझ में आएगा अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा। तो इसमें नहीं बताऊंगा यार दोस्तों, वीडियो देखो जाकर तो काम बनेगा। नेक्स्ट देखो, इसकी दो श्रेणियां हैं, मतलब एक नेगेटिव है और एक क्या है? पॉजिटिव। एक नेगेटिव है और एक क्या है? पॉजिटिव है। कैसे? राज्य की शक्ति को सीमित कर रहे हैं कौन? नेगेटिव वाले। पॉजिटिव वाले कैसे हो जाएंगे? कि कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। मेरे प्यारे दोस्तों, दो श्रेणियों में हम लोगों ने पॉजिटिव और नेगेटिव में मत करी है। तो राज्य की शक्ति को सीमित कर रहे हैं, या राज्य से आशय भारत से ही मतलब समझो अभी फिलहाल के लिए कि भैया स्टेट से, स्टेट का मीनिंग मत निकालना कि मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, ये सारे। तो राज्य की शक्ति को सीमित कैसे करते हैं? जैसे कि डीपीएसपी न्यायालय में प्रवर्तनीय है क्या? नहीं है। मूल अधिकार हमारा क्या है? प्रवर्तनीय, वाद योग्य है। लेकिन डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। तो इसको दे या ना दे, प्रोवाइड करवाए या ना करवाए, यह सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन फंडामेंटल राइट्स तो देना बहुत जरूरी है। कैसे? ये राज्य की शक्ति को सीमित करते हैं इसी तरीके से। फंडामेंटल राइट्स दिए हैं तो राज्य उनको प्रोवाइड करवाएगा, बाध्य है राज्य। जैसे कि आर्टिकल 31 इसका एग्जांपल, और आर्टिकल 19 है संपत्ति का अधिकार। कितना विवाद हुआ था इसके ऊपर, कितना रोड़ा हुआ इसके ऊपर, है ना? विकास की बाधा में रोड़ा था, कितना इसमें विवाद हुआ। इसलिए बाद में संसद ने इसको क्या कर दिया? हटा दिया। तो ये वाला एग्जांपल यहां भी फिट होता है और यहां भी फिट होता है कि भैया राज्य की शक्ति को सीमित करते हैं, लेकिन फिर उसको हटाना पड़ा राज्य को। कहीं ना कहीं वो विकास में रोड़ा अटका रहा था और विकास की बाधा में रोक लगा रहा था। सकारात्मक कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान देके रखे हमने, अल्पसंख्यकों के लिए दे रखा, हमने धार्मिक अधिकार दे रखा हुआ है, हमने बोलने की स्वतंत्रता दे रखी, हमने संघ बनाने की स्वतंत्रता दे रखी है। तो आर्टिकल 12 से लेकर 32 तक पूरे विश्व के संविधान में हम देखें तो इतने विस्तृत व्याख्या वाले, विवेचना वाले फंडामेंटल राइट्स अधिकार कहीं पर भी विश्व के किसी भी देश में नहीं है। इतने विस्तृत हमारे यहां पर है और उनकी विवेचना भी की गई है, उनकी व्याख्या भी की गई है। इस चीज को भी हम लोगों को समझना। यह सैद्धांतिक नहीं वरन व्यवहारिकता पर आधारित है। प्यारे दोस्तों, इस बात को समझना, हम लोगों ने प्रस्तावना में भी ये बात देखी है, अब आगे जाके हम इसको डीपीएसपी में भी समझते हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज में भी समझते हैं। सैद्धांतिकता वाला मैटर मैंने वहां पर बहुत अच्छे से समझाया था और व्यवहारिकता वाला भी मैटर मैंने प्रस्तावना में आप लोगों को समझाया था। सैद्धांतिकता नहीं वरन व्यवहारिकता पर आधारित है। इसका मतलब यह है कि यह क्या है? वाद योग्य है। और व्यवहारिकता का मतलब क्या है? आप इसको लिख के आ सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें, डीपीएसपी में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी है, लेकिन राज्य उनको लागू ही नहीं करवा पा रहा है। तो वो क्या काम के? वो सैद्धांतिक होगा, सिर्फ व्यवहार में तो ला ही नहीं पा रहे हो। अच्छी बातें व्यवहार में लाना बड़ा मुश्किल काम होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अब मैं बुरी बातें व्यवहार में जल्दी लेकर आ जाऊंगा, लेकिन आता है। कुछ चीजें ऐसी है जो नॉर्मल चीजें, जैसे मैं आप लोगों को बहुत ही इतनी लैंग्वेज कॉम्प्लिकेट कर दूं और आप लोगों को बोलूं ऐसा लिख के आओगे तो आपको 5 में से 5 नंबर मिलेंगे, आप लिख पाओगे क्या? नहीं लिख पाओगे। तो उसको व्यवहारिकता में लाना बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है। जैसे कि फंडामेंटल ड्यूटीज दे रखी है हम लोगों को 11, कहीं पर भी हम लोग क्या कर देते हैं? थूक देते हैं। 90 डिग्री का एंगल देखा, हमारा काम चालू हो जाता है। तो उसको व्यवहारिकता में ला पाना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि वो क्या है? इनफोर्सिएबल है, जस्टिसेबल नहीं है, मतलब वाद योग्य नहीं है। लेकिन फंडामेंटल राइट्स वाद योग्य, तो संपूर्ण समाज को क्या करते हैं? समानता प्रदान करने का काम करते हैं और बहुत उपयोगी है समाज के लिए। इसको व्यवहारिकता में लाया जा रहा है। प्रेस की स्वतंत्रता देकर रखी है, संघ बनाने की स्वतंत्रता देकर रखी है, धर्म बनाने की स्वतंत्रता, सॉरी आजादी हम लोगों को टैक्स ना देने की, मतलब धर्म की अभिवृद्धि के लिए आपको इच्छा हो टैक्स दो तो नहीं दो। तो इस तरीके से व्यवहारिकता पर आधारित है और व्यवहारिकता में इनको लाना बड़ा आसान काम है।
देना आसान काम है, हालांकि कुछ ऐसे हैं जिन लोगों को प्रोवाइड करवाना बड़ा मुश्किल काम होता है। नेक्स्ट देखो, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, राष्ट्रीय आपातकाल जब सक्रिय होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इनको निलंबित कर सकते हैं, निलंबित किया जा सकता है। जैसे कि आर्टिकल 20 को छोड़ दें और आर्टिकल 21 को छोड़ दें। एक एग्जांपल समझो, आर्टिकल 21 में क्या है, जीवन जीने का अधिकार है, या उस प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, शुद्ध भाषा में देखें तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो राष्ट्रीय आपातकाल की सक्रियता के दौरान इनको निलंबित किया जा सकता है। तो आर्टिकल 21 ये कहता है कि राज्य जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर ही आपको आपके प्राणों से वंचित करेगा। इंग्लिश में समझाऊंगा, दोनों बीच में डिफरेंस भी बताऊंगा आगे जाकर हम लोग जब आर्टिकल्स पढ़ेंगे। तो आपातकाल लगा है, नेशनल इमरजेंसी लगी है, तब आपकी इच्छा है मैं तो यहाँ जाके भाषण दूंगा, मैं तो यहाँ पर सभा करूंगा, है ना, मैं तो यहाँ बैठ के हड़ताल करने लग जाऊंगा। हड़ताल का अधिकार वैसे नहीं है, मूल अधिकार नहीं है हड़ताल का अधिकार, लेकिन आपकी इच्छा भाषण देना है, मेरे को तो यहाँ पर एक ग्रुप बनाना है। अब भाई नेशनल इमरजेंसी लगी है, राष्ट्र के ऊपर आपात आया हुआ है, दुविधा आई है, समस्या आई है, और आपको यहां पर बोलना है, चिल्लाना, इतना टाइम पास कर रहे हो वहां पर। तो अभी जब आप लोगों को मना किया है कि कोविड-19 के टाइम पे आप बाहर मत निकलिए, तो निकल रहे हो क्या आप? नहीं। तो इस तरीके से हम लोगों के फंडामेंटल राइट्स क्या हो सकते हैं, निलंबित हो सकते हैं। छीनते नहीं है, निलंबित होते हैं, थोड़े समय के लिए रोक लगा दी जाती है। अभी आपके निलंबित नहीं हुआ, हाँ ऐसा नहीं है कि निलंबित हो गए, आपको बोलने की स्वतंत्रता ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे 352, 356, 360 हमको 3 तरह की नेशनल इमरजेंसी बता के रखी, उसको आगे चल के हम देखेंगे। आगे देखें, अधिकतर स्वयं प्रवर्तनीय, मतलब इसको प्रवर्तन में लाने के लिए अपने को कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि डीपीएसपी की बात करें तो आर्टिकल 39 में लिखा है कुछ, आर्टिकल 40 में लिखा है समान सिविल संहिता, तो उसको लागू करवाना किसका काम है? राज्य का काम है, और राज्य उसको लागू करवाए नहीं करवाए और राज्य के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यहां पर 12 से 35 तक कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली लागू है, संविधान उसको खुद ही लागू है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको कानून की तरह बना के या कानून की मदद से उनको प्रभावी बनाना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझे, जैसे बोलने की स्वतंत्रता है, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो इसको अपने को कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं है उसके लिए, वो अपने आप ही लागू। लेकिन आर्टिकल 17 में हम लोग क्या देखते हैं कि अस्पष्टता का अंत है, ये भी अपने आप में लागू है, लेकिन इसको लागू करवाने के लिए कुछ कानून लाना पड़ा। कैसे? SC/ST एक्ट लाना पड़ा था हम लोगों को, हमारे सिलेबस में भी था, लेकिन अब तो हटा दिया गया है, हमारे सिलेबस में था। आर्टिकल 17 क्या कहता है? अस्पष्टता का अंत होगा, अनटचेबिलिटी खत्म हो जाएगी। अनटचेबिलिटी का मैटर था आर्टिकल 17 में, लेकिन क्या हमारे समाज में वो चीजें खत्म हो रही थी? नहीं हो रही थी, क्योंकि हमारे 17 में तो सिर्फ यही लिखा था अस्पष्टता का अंत है। लेकिन फिर उसके लिए हम लोगों को क्या लाना पड़ा? कुछ एक्ट्स लाने पड़े, कुछ कानून लाने पड़े। 1976 वाला आया, 56 वाला आया, 1989 में हम लोगों ने SC/ST एक्ट लेके आए। क्या है, काफी डिटेल में हम लोग पढ़ते थे पहले, लेकिन अब है ही नहीं, तो मैं आप लोगों को डिटेल ज्यादा इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि अब जब है ही नहीं तो फिर ज्यादा पढ़ने से क्या मतलब है ना। तो लेकिन ये ध्यान रखो कि आर्टिकल 17 या कुछ भी आर्टिकल्स हैं, उनके लिए हम लोग कुछ ऐसे कानून बना के हम लोगों को फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करवाने पड़ते हैं। ये कुछ विशेषता है, 9 विशेषता है। 5 मार्क्स में आता है तो आपको पता है 5 या 6 पंक्ति लिखनी है, और अगर 11 मार्क्स में आता है तो भी आपका बहुत सारा काम होगा, आप लोग बना दोगे, क्योंकि मैं फंडामेंटल राइट्स जब पढ़ाऊंगा तब 11 मार्क्स में आप इसको ही कैसे आगे डिटेल कर दो, आपका काम बन जाएगा। 2 से 2.5 पेज लिखना है आपका, इतने में काम बन जाएगा। तो 5 का तो 100% आपका क्वेश्चन बनने के चांसेस है। तो 5 से 6 पॉइंट तो इतने सारे क्यों बताएं? अरे कुछ कभी भूल जाओ यार दिमाग में से। इसलिए आवश्यकता और उद्देश्य क्या है, जनरल इंट्रोडक्शन देना है। आवश्यकता और उद्देश्य में भी आप लोगों को क्या करना है? जनरल इंट्रोडक्शन देना है। तो भैया हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमारे संविधान में उद्देश्य, या हमारे देश में या किसी भी देश में हम लोग देखें कि भैया जो मूल अधिकार है उन लोगों को संविधान में, मूल अधिकार को संविधान में रखने का क्या उद्देश्य था? तो इसका उद्देश्य था कि उन मूल्यों का संरक्षण करना जो एक स्वतंत्र समाज के लिए अपरिहार्य। क्या ये अपरिहार्य? आज का होमवर्क है आप लोगों के लिए, मैंने जानबूझ के होमवर्क में ये करा है कि उन मूल्यों का संरक्षण करना जो एक स्वतंत्र समाज के लिए अपरिहार्य। अब नेट पे जाके देखना अपरिहार्य का क्या मतलब होता है। चाहता तो मैं भी बता देता, लेकिन मेरी कोशिश है कि आज थोड़ा सा होमवर्क दिया जाए आप लोगों को, तभी आप सुधरोगे। तो उन मूल्यों का संरक्षण करना जो स्वतंत्र समाज के लिए अपरिहार्य है। आगे देखो, लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए फंडामेंटल राइट्स बहुत जरूरी है। अगर आपके देश में डेमोक्रेसी है और फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए गए तो आप लोगों को लोकतंत्र का मतलब ही नहीं पता चलेगा। जब फंडामेंटल राइट्स ही नहीं, आपको पता ही नहीं है कि आप वोट किस तरीके से डालोगे, घूमने की स्वतंत्रता नहीं है, आपको बोलने की स्वतंत्रता नहीं है, तो चाहे जिसको वोट डलवा देंगे, क्या है ना। शिक्षा का अधिकार नहीं रहेगा, काम पाने का अधिकार नहीं रहेगा, शिक्षा ही नहीं मिल रही है आप लोगों को, तो आप क्या बोलते हैं, पढ़ोगे लिखोगे कैसे, और फिर लोकतंत्र स्थापित कैसे होगा? आपको तो जो बोलेंगे आप वो कर दोगे, भाई इसको वोट देना, इसको वोट डाल दोगे। तो लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए फंडामेंटल राइट्स बहुत जरूरी है, उसके बिना जो है लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखो, विधि के शासन की स्थापना करना। ये विधि का जो शासन है, एवी डाइसी साहब है, इंग्लैंड के एक महान वेत्ता। आर्टिकल 14 में हम लोग इसको देखेंगे, बहुत अच्छा डिटेल में हम लोगों को पढ़ना है इसको, लेकिन यहां शॉर्टकट में समझो कि विधि के शासन की स्थापना करना
हमारे भारतीय संविधान के जो निर्माता थे उन लोगों को विधि के शासन की स्थापना करने का उद्देश्य था फंडामेंटल राइट्स, इसलिए हम लोगों के रखे गए हमारे संविधान में कि विधि के शासन की स्थापना। ये क्या है विधि का शासन? तो विधि के शासन का मतलब यहां पर होता है कि यदि आपने कोई कानून का उल्लंघन किया है तो ही आपको दंडित किया जाएगा। यदि आप विधि के शासन का उल्लंघन करते हो, विधि का उल्लंघन करते हो, कानून का उल्लंघन करते हो तो आपको दंडित किया जाएगा। आपने कोई कानून तोड़ा, रूल तोड़ा तो आपको दंडित किया जाएगा, नहीं तो आपको जबरदस्ती कोई दंडित करेगा क्या? नहीं करेगा। पुलिस वाले हालांकि मार रहे हैं काफी, है ना, कि नहीं मार रहे हैं? मार रहे। ठीक है, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है भैया। कोई गरीब हो, कोई अमीर हो, कोई ऊंचा नीचा हो, जात पात लिंग धर्म आधार पर कोई भी, सब क्या है, सब क्या है, कानून के समक्ष समान है। आर्टिकल 14 में हमको समानता का बात मिलती है और वहीं से विधि के शासन की बात आती है। तो विधि के शासन की स्थापना करने का उद्देश्य था फंडामेंटल राइट्स का। आगे हम लोग बात करें कि अल्पसंख्यकों को उनकी शिक्षा और संस्कृति के अधिकार संबंधी। शिक्षा मतलब एजुकेशन, संस्कृति मतलब कल्चर, और अल्पसंख्यक मतलब माइनॉरिटीज। अल्पसंख्यकों को उनकी शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार देना और उनकी सुरक्षा करना। हमारा देश जब आजाद हुआ तो सिर्फ आजादी कुछ लोगों को ही मिली दोस्तों, और जब कभी भी याद रखना, आजादी के लड़ते सब है लेकिन आजादी कुछ को मिलती है। अमेरिका में भी आजादी, स्वतंत्रता संग्राम हुआ और बहुत जल्दी आजादी मिली, लेकिन वहां के दासों को कम से कम 50-100 साल बाद आजादी मिली थी। बताऊंगा किसी दिन मूड हुआ तो। अल्पसंख्यकों को इनकी शिक्षा और संबंधी अधिकार और सुरक्षा देके रखी हुई हम लोगों ने, है ना। सर आपके मूड के ऊपर, अरे यार दोस्तों ये क्या हम लोगों को लिखना है कि 5 मार्क्स में सर हमको ऐसे नंबर मिल जाए, काम खत्म। हमारा कुछ बच्चे इस टाइप के भी हैं, तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं कहानी सुनाने लग जाऊंगा तो मेन पॉइंट तो छूट ही जाएंगे, इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि कहानी को रोकूं, अपने दिल में दबा के रखूं। अल्पसंख्यकों को उनकी शिक्षा और संबंधी सुरक्षा की भावना पैदा करना, क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ तो ये भय था, जैसे अभी शाहिद अफरीदी ने कहा ना कि आपके यहाँ पे अल्पसंख्यकों को ये है वो है, तो हमारे प्यारे जो मुल्क है बेचारा, वो गरीब मुल्क हमारा, उसका पजामा नाड़ा ठीक से बांध नहीं पा रहा वो शाहिद अफरीदी, और हम लोगों को कुछ बोलता है। युवराज सिंह, हरभजन सिंह ने पहले ही डोनेट वहाँ पर किया हुआ इनके उसमें, फिर बाद में हरभजन सिंह ने बोला कि निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो और निकल, मेरे मुँह से भी और कुछ निकल जाएगा। हाँ, खुद तो कुछ कर नहीं पा रहा है, दूसरे के देश को बोलते हैं हमारे यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष राज्य। भैया हमारे यहाँ पर आके देखो तब पता चलेगा कि क्या है भारत में। तुम्हारा मुल्क धर्मनिरपेक्ष राज्य कैसे है? तुम लोगों ने तो खुद ही धर्म के आधार पर देश की घोषणा करी है। मूल अधिकार के माध्यम से देश से जातिवाद, अस्पृश्यता, लिंग असमानता का उन्मूलन करना, यह इनका एक उद्देश्य था हमारे संविधान निर्माता का, कि हमारे यहाँ पर जातिवाद है, हमारे यहाँ पर अस्पृश्यता बहुत है, हमारे यहाँ पर लिंग की असमानता, कॉमन नहीं लगेगा, लिंग की असमानता है, इनको खत्म करना। और ये फंडामेंटल राइट्स के बिना तो संभव नहीं है। कम से कम अगर आप इनको डीपीएसपी में डाल देते तो राज्य इनको प्रोवाइड ही नहीं करवाता कभी। ये जातिवाद, अस्पृश्यता, लिंग की असमानता, आर्टिकल 14, आर्टिकल 17 और ये सब चीजें हम लोगों को पढ़ना है कि हम लोगों ने जातिवाद को कैसे खत्म कर दिया, अस्पृश्यता को हम लोगों ने कैसे, फंडामेंटल राइट्स क्या है, वाद योग्य है, तभी तो जाकर ये खत्म हुए हैं चीजें। अभी भी हालांकि मन में से खत्म करना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन है ना, किसी की थिंकिंग चेंज करना बड़ा मुश्किल काम है। तो मूल अधिकार के माध्यम से देश में हम लोगों को जातिवाद, भैया अंग्रेज क्या करते थे, गोरे और काले का भेदभाव करते थे, है ना। इसीलिए तो गुस्सा आता था कि हमारा देश आजाद होगा तो हमारे आजाद मुल्क में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन जिनको आजादी मिली है, कुछ लोग ये कहते हैं ना कि आरक्षण वगैरह मिला हुआ है, तो उनके मन में भी कहीं ना कहीं ऐसा भाव होगा आपके प्रति कि भैया आपने हमारे साथ इस तरीके से किया जैसे अंग्रेजों ने किया हुआ है। आगे देखते, नहीं तो और पता नहीं मेरा क्या क्या बच्चे उन मेरे माथे आ जाएंगे। विशेषाधिकारों की समाप्ति करना, जो भी विशेषाधिकार मिले हैं उनको खत्म करना और प्रत्येक वर्ग को पूर्ण समानता प्रदान करना। अब सर बोलेंगे विशेषाधिकार क्या है? हमने आर्टिकल 18 में क्या करा है, उपाधियों का अंत किया। मतलब जितने भी टाइटल्स थे, राय बहादुर, तेज बहादुर, जितने भी हमारे राजा महाराजा वगैरह था, राजा सब कुछ खत्म था। लेकिन आपको एक बात जानकर आश्चर्य होगा कि जो प्रीवी पर्स का मामला था, आर्टिकल में कुछ बताऊंगा 392 के समथिंग वहां मिलेगा आप लोगों को, कि प्रीवी पर्स का जो मामला था, वो प्रीवी पर्स का मामला अभी भी समाप्त नहीं हुआ था। यहाँ लिखा तो है कि विशेषाधिकार की समाप्ति करने का उद्देश्य था। राजे रजवाड़े को एक अमाउंट मिलता था और वो अमाउंट मिलता था उनको संचित निधि से। वो बाद में खत्म किया इंदिरा गांधी के टाइम पे कि राजे रजवाड़े का जो प्रीवी पर्स वाला मामला है, वो प्रीवी पर्स वाला मामला किसी दिन में समझाऊंगा आप लोगों को अच्छे से। लेकिन यहाँ सुनो कि राजे रजवाड़े को कुछ अमाउंट अभी भी मिलता था। संविधान लागू होने के बाद में, इंदिरा गांधी की सरकार कब थी, 66-76 की बात कर रहे हैं हम लोग, उन्होंने इसको खत्म किया। और प्रीवी पर्स में कुछ अमाउंट जो मिलता था वो संचित निधि से मिलता था, कंसोलिडेटेड फंड से मिलता था। और संचित निधि से जो फंड मिलता है उसके ऊपर बहस नहीं होती, वोटिंग नहीं होती है ना। तो इस मामले को खत्म किया था बाद में। तो ये विशेषाधिकारों की समाप्ति करना हमारे संविधान का उद्देश्य था या हमारे मूल अधिकारों का उद्देश्य था। समाज में व्याप्त शोषण को समाप्त करना। हमारे यहाँ पर शोषण बहुत होता था क्योंकि पढ़ी लिखी नहीं है जनसंख्या, अधिकतर क्या है, निरक्षर है, और निरक्षर होने की वजह से शोषण बहुत होता है।
तो हम पहले क्या करें, शोषण को समाप्त करें, तो शिक्षा का अधिकार देंगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया हुआ आर्टिकल 23-24 में। तो हम लोगों को क्या है, शोषण को समाप्त करना था। इसी का ये उद्देश्य था हमारे फंडामेंटल राइट्स का, कि हमारे यहाँ की जनता निरक्षर है और लोकतंत्र भी स्थापित नहीं होगा यदि हम शोषण करते रहेंगे। तो शोषण को खत्म करना समाज से। नेक्स्ट देखो, भय व सुरक्षा के भाव को समाप्त करना। बोले भय कैसा, जब हमारा संविधान लागू हो गया, तो संविधान लागू हो, कानून लागू हो, पुलिस हो, तो भय रहता है। रात को महिला 9 बजे के बाद, 8 बजे के बाद, 10 बजे के बाद निकल सकते हैं, भय है ना। पुलिस होने के बावजूद भय है कि नहीं है। समझो इस चीज को, कि भय और असुरक्षा के भाव को समाप्त करना। कैसे भय, अल्पसंख्यकों को भय कि भाई हम कम हैं तो हमारे साथ भेदभाव किया जाएगा, धर्म के आधार पर हमारे यहाँ भेदभाव किया जाएगा, तो जाति के आधार पर हमारे यहाँ भेदभाव किया जाएगा, नस्ल के आधार पर हमारे यहाँ भेदभाव किया जाएगा। तो यह भय की भावना थी उनके मन में। इस भय की भावना को समाप्त करने के लिए हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स डाले और उनकी असुरक्षा के भाव को समाप्त हमने किया। भैया कि असुरक्षा के भाव को समाप्त कर दिया हमने, किस पे, अल्पसंख्यक, धर्म, जाति, ये सब हमको फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं। तो आगे जाके एक एक आर्टिकल्स में हमको डिटेल पढ़ना है। बहुमत वाली सरकार के अतिक्रमण को रोकना। जब बहुमत की सरकार होती है तो क्या हो जाती है, निरंकुश हो जाती है। मैंने पहले ही बता चुका हूं आप लोगों को, निरंकुश हो जाती है। उसके सरकार के अतिक्रमण को रोकना। फंडामेंटल राइट्स दिए हैं तो आप लोग फंडामेंटल राइट्स में बहुत सारे आप लोगों को थिंकिंग प्रोसेस होती है, इसको आप लोग आसानी से समझ सकते हो। आई थिंक, मुझे लगता है कि मैंने ठीक ठाक कर दिया आप लोगों के लिए काम। इतना अगर आप लोगों को एग्जाम में आता है तो आप काम बना दोगे अपना। नेक्स्ट वीडियो हमारा आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 से रिलेटेड है। आर्टिकल 12 तो छोटा है, लेकिन आर्टिकल 13 हम लोगों को काफी डिटेल में पढ़ना है, जिसको हम लोग समझ नहीं पाते, काफी बच्चे नहीं समझ पाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो आप वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए और ऑल पर क्लिक करिए, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।